यामाहा, ये नाम सुन के आपके दिमाग में क्या ख्याल आता है? म्यूजिक या फिर मोटरसाइकिल? एक तरफ इंजन की रोमांचक आवाज, वहीं दूसरी तरफ मेलोडियस टून। दोनों ही बिल्कुल अलग इंडस्ट्री हैं और दोनों ही वर्ल्ड लीडर। गाड़ी बनाने वाली यामाहा लीडर ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वो कभी बाइक बनाएंगे। कंपनी की शुरुआत एक छोटी सी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कंपनी की तरह हुई, लेकिन वर्ल्ड वॉर के दौरान पियानो कौन ही खरीदता। इसीलिए अपने सर्वाइवल के लिए यामाहा ने एयरक्राफ्ट प्रोपेलर को बनाया। हालांकि यामाहा को उसकी कुछ बाइक्स के लिए जाना जाता है, जैसे कि RX 100 और R15 और कुछ बाइक्स के लिए जाना जाता है, बट ये तो उनके बिजनेस का एक छोटा सा हिस्सा है। इनका ग्लोबल बिजनेस तो कई ज्यादा बड़ा है और डाइवर्सिफाइड भी है। तो आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे जापान की यामाहा कंपनी के बारे में पूरी डिटेल। ये कहानी है टोराकुसु यामाहा की, जो साल 1851 में स्टॉर्मर के घर पैदा हुए। यामाहा जब छोटे थे वो अपने पिता की लाइब्रेरी में घंटों गुजारा करते थे, जिससे वो मशीन और टेक्नोलॉजी की तरफ अट्रैक्ट होने लगे और जब भी टाइम मिलता तो वो मार्शल आर्ट और किंडो की प्रैक्टिस करते थे। साल 1870 के दौरान जापान में कुछ बदलाव हुआ और बाहर की टेक्नोलॉजी जापान में आई और इसी दौरान टोराकुसु यामाहा नागासाकी गए। वहाँ वॉच मेकिंग की ट्रेनिंग लेकर घड़ियों की मरम्मत करने लगे। फिर उन्हें रियलाइज होता है कि इस वॉच मेकिंग के करियर में तो कोई ग्रोथ ही नहीं है। फिर उसके बाद साल आया 1886, जब टोराकुसु यामाहा 35 साल की उम्र भी पार कर गए, लेकिन ना तो कोई उनके पास अच्छी नौकरी थी, ना तो कोई वो अपना बिजनेस शुरू कर पाए, जिसके कारण वो बहुत ही ज्यादा डिमोटिवेट हो गए। लेकिन फिर उनकी जिंदगी में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसने सब कुछ पलट के ही रख दिया। दरअसल उनके टाउन हमामासु के एक स्कूल ने उन्हें बुलाकर पूछा कि क्या वो स्कूल के खराब पड़े रीड ऑर्गन को सही कर सकते हैं। टोराकुसु यामाहा को बहुत इंटरेस्टिंग लगा और उन्होंने प्रॉब्लम को ढूंढ लिया। असल में अंदर की 2 स्प्रिंग टूट गई थी, जिसे रिपेयर करते ही रीड ऑर्गन वापस से काम करने लगा। लेकिन इस रिपेयरिंग के दौरान टोराकुसु ने रीड ऑर्गन के सारे फंक्शन को समझ लिया था और बस यही उनके दिमाग में ख्याल आया जापान का अपना रीड ऑर्गन बनाने का। इस ड्रीम को पूरा करने के लिए टोराकुसु के एक दोस्त ने मदद की और 2 महीने के कड़ी मेहनत के बाद वो छोटे से वर्कशॉप में जापान का पहला रीड ऑर्गन बनाने में सफल हो गए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये रीड ऑर्गन किसी को भी नहीं पसंद आया, क्योंकि मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंटेशन तो उन्होंने कर लिया था, लेकिन म्यूजिक और ट्यूनिंग के बारे में उन्हें कुछ भी पता नहीं था। लेकिन वो हार नहीं माने और फैसला किया कि अपने ऑर्गन को टोक्यो के यूनिवर्सिटी के म्यूजिकल डिपार्टमेंट में ले जाएंगे। हालांकि ये फैसला इतना आसान नहीं था, क्योंकि वर्कशॉप से टोक्यो की दूरी 250 किलोमीटर थी और रास्ते में एक माउंटेन आने के चक्कर में वहाँ जाने के लिए कोई साधन भी नहीं था। लेकिन उनमें जुनून इतना था कि वो दोनों दोस्त अपने कंधों पर रीड ऑर्गन को हैंग करके टोक्यो के लिए रवाना हो गए। उनके पेशेंट को देखकर यूनिवर्सिटी का म्यूजिकल डिपार्टमेंट मदद करने से मना नहीं कर सका और उन्हें म्यूजिक के कुछ लेक्चर अटेंड करने की इजाजत भी दे दी, ताकि वो म्यूजिक के फंडामेंटल थ्योरी को जान सके। उन्होंने ट्यूनिंग के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए रात दिन एक कर दिया। लेकिन वो मुश्किल दौर टोराकुसु अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूल पाए, जब हर पल ट्यूनिंग फॉर्क उनके हाथ में होता था। इसीलिए आज भी यामाहा के लोगों के पास 3 ट्यूनिंग फॉर्क्स मौजूद है। जब वो म्यूजिक की ट्रेनिंग लेकर अपने टाउन हमामासु वापस आए और अपना दूसरा रीड ऑर्गन तैयार किया, जो पूरी तरह से परफेक्ट और इम्पोर्टेंट ऑर्गन की तरह ही था। चारों तरफ इसकी चर्चा होने लगी। फिर साल 1887 में कुछ कारपेंटर्स और कैबिनेट मेकर के साथ टोराकुसु ने एक अपनी निप्पॉन गाकी की कंपनी स्टार्ट कर दी और यही कंपनी आज यामाहा कारपोरेशन के नाम से जानी जाती है। बट यामाहा मोटर्स कंपनी जो बाइक बनाती है वो इस कंपनी से अलग है और इसकी शुरुआत के पीछे बड़ी ही दिलचस्प कहानी है। साल 1916 में महज 65 साल की उम्र में ही टोराकुसु यामाहा की डेथ हो गई, जिसके बाद कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट चियो मार अमंडो को कंपनी के कमान सौंप दिए गए और धीरे धीरे निप्पॉन गाकी जापान की सबसे बड़ी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कंपनी बन गई। लेकिन दोस्तों यह दौर ज्यादा लंबा नहीं चल सका। वर्ल्ड वॉर 2 के साथ पियानो और बाकी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के सेल तेजी से डाउन होने लगे और उसी दौरान जापानीज गवर्नमेंट से मिलकर एक कॉन्ट्रैक्ट ने उन्हें बर्बाद होने से बचा लिया। लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट था वॉर के एयरक्राफ्ट के लिए प्रोपेलर बनाना, एक ऐसा काम जिसके बारे में उन्हें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था। अब 1945 में वॉर तो खत्म हो गई, लेकिन निप्पॉन का संघर्ष अभी भी खत्म नहीं हुआ। अगले कई सालों तक कंपनी के पास कोई काम नहीं था और कंपनी के चेयरमैन जानी कावाकामी हर पल कोशिश में लगे रहते थे कि उनके पास जो भी रिसोर्सेज बचा है उनका इस्तेमाल कैसे करें। फिर कई ऑप्शन विचार करने के बाद उन्हें महसूस हुआ कि लोगों के लिए एक सस्ती ट्रांसपोर्ट व्हीकल की जरूरत है। फिर क्या था, उन्होंने अपनी टीम को मोटरसाइकिल पे प्रोटोटाइप पर काम करने के लिए ऑर्डर दे दिया। दरअसल जानी कावाकामी टोराकुसु यामाहा के एक फ्रेंड थे। उनकी लीडरशिप का कमाल है जो यामाहा दुनिया की टॉप कंपनी में शुमार है। एक तरफ जहां कंपनी 2 व्हीलर के प्रोटोटाइप पे काम कर रही है, दूसरी तरफ निप्पॉन गाकी की कंपनी रिवाइव्ड के लिए अमेरिका से उसे कुछ फंड मिल गया, जिससे कंपनी ने अपना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बिजनेस को फिर से शुरू कर दिया। फिर साल 1955 में निप्पॉन से अलग यामाहा मोटर्स कंपनी के नाम से एक ऑटोमोबाइल डिवाइस शुरू करा गया, ताकि उनके म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बिजनेस पर इसका कोई असर न हो। और फिर जर्मन कंपनी DKW से इंस्पायर्ड YA1 मार्केट में उतारी गई।
YA1 एक 125 सीसी की बाइक थी जिसे लोगों ने खूब पसंद किया। फिर यामाहा ने 1956 में YC1 और 1957 में YD1 को निकाला, जब यामाहा ने अपनी कंपनी की बाइक्स को अमेरिका को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। तब से लेके आज तक यामाहा कभी रुका नहीं और वो आज 180 देशों में अपनी बाइक सेल करता है।